Hello guys, welcome once again to our platform that is CareerWave. This is Satyendra Pathak and today we are about to discuss the cutoff. What should be the actual cutoff? यानी कि एक अगर राउंड फिगर के बजाय एक स्पेसिफिक फिगर आपको देना हो तो कितना दिया जाए. Before doing that, we should be analyzing the factors and several of the phenomena by observing the sheets that you have completed that. Means हमने एक Google form आपको share किया था and you have given your data, you have given your application the response key link and on the basis of that we have done the statistics on that and then we calculated the several of the things. तो बिना देर किए पहले एक एक करके एक चीज को देखते हैं कि क्या वो डेटा शीट थी, क्या आपने दिया था हमें, क्या हमारे पास डेटा है. तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में काफी आंकड़े हैं. तो आप देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट जो स्कोर है वो है 109 जो आप लोगों में से आया है. फिर 107 पे हमारे पास में आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 कैंडिडेट हैं. 106 पे देखोगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडिडेट हैं और इनमें से हर एक बच्चे का हमारे पास में क्या है, आंसर की लिंक है. जिन लोगों ने आंसर की लिंक देने के बजाय कुछ उलट पलट लिंक भरा था फॉर्म में, हमने उनका डेटा हटा दिया. जिन लोगों ने रिमार्क में अपने नंबर डाला, हालांकि हमने नंबर पूछा नहीं था कितने आप पाए हो, हमने खुद से निकाले एक एक नंबर को और इसी वजह से हमने वो सारे डेटा को यहाँ से हटा दिया है. फिर भी हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा है. मोबाइल नंबर और साथ साथ में उनके ईमेल एड्रेस को हमने ब्लैंक कर दिया है और कोशिश ऐसी करी कि आप पढ़ ना पाओ, लेकिन डेटा हमारे पास एक एक बच्चे का है. इफ़ यू वांट कि सर ऐसा कैसे हो सकता है तो इन दैट केस हम आपको कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं या आप आओगे दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके नंबर्स या कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम लोग शेयर नहीं करेंगे. ज़्यादातर बच्चों ने गुजारिश भी की है सर कि अभी इसको पब्लिसाइज मत करिए क्योंकि जब तक हो ना जब तक क्या भरोसा. और बात सही भी है. तो आप देखेंगे तो ऐसे अपने पास में कई सारे पेजेस हैं, हर पेज में लगभग 100+ डेटा है. काफ़ी छोटा छोटा करके हमने निकाला है PDF में. तो आप देखेंगे काफ़ी डेटा है, ठीक है. और इन डेटा के बेस पे हम लोग नॉर्मलाइज करेंगे और हर एक बच्चे का, आप अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको, हर बच्चे का देखोगे आंसर की लिंक हमारे पास में है और हमने खुद से उसको देखा है. उनसे नंबर नहीं भरवाए थे फॉर्म में, अगर आपको गूगल फॉर्म लिंक याद हो. तो इनके बिहाफ पर हमने क्या किया है, एक अपना एनालिसिस आउटपुट दिया है जो कि लगभग एग्जैक्ट रहने वाला है. थोड़ा बहुत चीज़ें आपको सरप्राइज करेंगी, लेकिन हमने थोड़ा लेट भी किया इसी वजह से क्योंकि आपके पास सेवरल्स ऑफ द प्लेटफॉर्म्स हैव ऑलरेडी गिवन देयर प्रेडिक्शंस. बहुत सारे लोगों ने दिया और लगभग सही है. थोड़ा डराया धमकाया भी आपको, है ना, कि देखो इतना चला जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा, लेकिन हम लोग बात करेंगे रियलिटी पर. और जो भी हमारे पास सैंपल साइज रहा उसको भी हम मान लेते हैं कि 10% इज दैट, हम उसको 10% मान काम करेंगे. हालांकि जो भी डेटा वही बच्चों से शेयर किया जिनको लगता है कि मेरा होने के चांसेस हैं, यानी कि 80 से नीचे वाले बच्चे बहुत कम, मतलब 4-6 बच्चे ऐसे होंगे जो 80 मार्क्स से कम पाए हैं और डेटा शेयर किए हों, ठीक है. और 80 से ऊपर वालों ने ज़्यादा शेयर किया है, जिसमें ज़्यादातर का डेटा 90 से ऊपर है. मैं आपको दिखाता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन कर्व. तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कर्व देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे पास जो डेटा है मोस्टली 80 के बाद वालों का है. और यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये वाला डेटा सबसे ज़्यादा है, इधर वाला. और ये वाला डेटा अगर देखोगे तो 94 का है, यानी एवरेज मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट दैट हैव गिवन मी द डेटा इज 94. इसका मतलब नहीं सारे लोग टैलेंटेड हो गए 94 ला रहे हैं. इसका मतलब है कि इसी के आसपास वाले लोगों ने ज़्यादा मार्क्स अपने शेयर किए हैं या उससे ऊपर वालों ने. और सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो है 109 और वो केवल एक बच्चे ने हमारे पास में शेयर किया है, 107 फिर 109, ठीक है. तो इस तरीके से हमारे पास जो डेटा आता है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह भी इसमें है. मैं आपको ये चार्ट शेयर भी कर दूंगा आपको, है ना, आपको टेलीग्राम पे ये चीज़ मिल भी जाएगी, वहाँ से आप इसको बढ़िया से देख भी सकते हो कि प्लस माइनस हमने सब कुछ लगा दिया है. बच्चों का डेटा मैं शेयर नहीं कर सकता फिलहाल में क्योंकि कई सारे रिस्ट्रिक्शन है. आप लोग कम कलाकार नहीं हो, PDF से भी डेटा आप लोग निकाल लेते हो क्रैक व्रैक करके, तो उसका मुझे श्योरिटी नहीं है कि शेयर नहीं करना चाहिए. मुझे इस बात का भरोसा है कि वो शेयर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आप ही लोग बाद में डेटा फिर देने से कतराओगे, है ना, उसको भरने वरने से. अब ये रॉड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है. अब फिर प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ्स अगर देख लें, ये उन बच्चों के लिए जो न्यूबी हैं, पहली बार अटेम्प्ट अपीयर हो रहे हैं TC के लिए, उनको थोड़ा सा ये है कि एक आइडिया मिल जाए कि होता कैसे है, क्या रहा है प्रीवियस ईयर टर्न्स. जिसमें ध्यान रखें कि ये दोनों जो कट ऑफ हैं, यानी कि 2022 का है, ये परसेंटाइल में रहा. तो और परसेंटाइल बेस पे अगर देखोगे ना तो हर साल का इतना ही आएगा, 99+ ही रहेगा. परसेंटाइल अलग चीज़ हो जाती है, वो दिखाने वाला अलग चीज़ हो जाता है, स्कोर अलग चीज़ होती है. तो इसीलिए इसको आप पहले बात तो ओमिट करके चलेंगे, जुलाई का है. बाकी सारी चीज़ों को आप देख सकते हो कि कितना वेरिएशन लगभग आता है. और ये सारे के सारे नॉर्मलाइज्ड हैं, नॉट अ रॉ स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ठीक है. तो ये आपको प्रीवियस ईयर का ट्रेंड मिलेगा. इसको बढ़िया से देखिएगा कि पहले कितना आया, बाद में कितना आया, ये हमने डाल दिया है. नेक्स्ट आता है प्रेडिक्टेड कट ऑफ. कितना कट ऑफ हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं. अगर मैं हमारे पास के जो डेटा रहे लगभग 2000 के आसपास में, तो इन डेटा के अगर आधार पे हम बात करें और इसको 90% नहीं 10% माने, तो कंसिडरिंग आवर सैंपल साइज टू बी 10% ऑफ दोज हु आर रिमार्केबल, हम ये मान के चलें कि बाकी सारे बच्चे भी ऐसे होंगे जो बहुत बेहतरीन पढ़े हों
और हमारा 10, जबकि ध्यान रखिएगा मैक्सिमम ऑफ द क्वालिफाइड मतलब बढ़िया स्टूडेंट कैरियर वेब से जुड़ जाता है। पिछली बार भी जैसे क्वालिफाई हुए भी तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है 20-25% ऐसे रहे होंगे जो हो सकता है मे बी करियर वेब के बारे में ना जानते हो, जिसमें मैं भी डाउटफुल हूँ। जानते सभी हैं और वो कोलैबोरेट भी करते हैं, ठीक है। तो 10% हम माने और मान लें 90% नहीं है, तब की बात मैं कर रहा हूं। इन केस में क्या आता है 101 नंबर के आसपास में यूआर कट ऑफ आता है रॉ स्कोर पे। ये जो भी बात हो रही है ये रॉ स्कोर की बात हो रही है, जो अभी आपका स्कोर है, ठीक है, लगभग इसी के इर्द गिर्द आता है। ओबीसी का 100, एससी का 95, एसटी का 92, ईडब्ल्यूएस का भी लगभग 100 के आसपास आ रहा है। ये जो डेटा है इसको 10% मानने पे, जबकि अगर इसको 10% ना मान करके और हाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि हमने ये 1.2 लिया हुआ है ओवरऑल सीटों की संख्या को, ठीक है। तो हमने 1.1 नहीं 1.2 लिखा है, लगभग उसी के आसपास 1.22 लास्ट ईयर भी थी। ओवरऑल में हम कोशिश यही करते हैं कि जितना लगभग बच्चे बुलाए जाएंगे उनको हम मान के चलते हैं, कितने बच्चे बुलाए जाएंगे उस हिसाब से हमने इसका स्कोर निकाला। वही होता है प्रीलिम्स का CBT 1 का कट ऑफ। अब बात आती क्या इससे बढ़ेगा या घटेगा, और ये भी बात कर दें कि ये भी इसलिए आ रहा है क्योंकि हम अपने सैंपल साइज 10% मान रहे हैं। तो अगर सैंपल साइज थोड़ा सा हम मान लें, अपने आप का कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा माने, 40% के आसपास माने, तो एक घट करके 98 आ जाता है, जो कि हम लोग पिछली बार डिस्कस किए थे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम 101 मान लें, 84% है। अब इसके बाद क्या है, देखो शिफ्ट 1 एक था, शिफ्ट 2 एक था, ठीक। शिफ्ट 2 में सभी को पता है कि 3 क्वेश्चन रॉन्ग हैं, एक 3 शायद इंग्लिश के हैं, एक जो है मैथमेटिक्स का। तो 3 इंग्लिश के और एक जो है मैथ्स का, ये तो रॉन्ग है, प्रूवन है। शिफ्ट 1 में जैसे कई जगहों पे आ रहा है कि सर वो जो 2400 वाला था होना चाहिए 3200 दिया है, तो उसका मैं बता दूं आपको। सर ने वैसे डिस्कस आपको करा दिया है कि क्यों वो रॉन्ग नहीं होगा। अगर उसमें ऑप्शन में आपके 2400 भी रहता ना, 2400 भी होता, तब तो रॉन्ग होने की बात आती कि भाई 2400 दिया है, 3200 दिया है, तो हमको 2400 मानना चाहिए, क्योंकि मापन तो वही है, एनसीईआरटी भी वही कहता है। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि ज़्यादातर रिफ्रेशर बुक जब स्टार्ट करते हैं अपनी बात को, ये है आरडी खुलर, ठीक है। तो ज़्यादातर बात करते हैं तो देखो शुरुआत यहीं से करते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, यही टॉप हेडिंग है। और यहाँ दिया हुआ है निक्षेप, एक विशाल मैदान स्थित है, जिसे उत्तरी भाग का मैदान, इसे सिंधु भाग ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। और पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। डू गेट माय पॉइंट? 3200 से स्टार्ट करता है। फिर क्या कहता है कि आगे चल के कुछ आता है कि अकेले रावी सतलुज किनारे गंगा डेल्टे में इसकी लंबाई 2400 है, गंगा डेल्टा में 2400 है। तो देखो जब हम उत्तर का भारत का मैदान बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि कंट्री की बात करते हैं, जब हम प्लेन की बात करते हैं तो एज ए स्पेसिफिक कंट्री इंडिया की बात नहीं होती, आजम मैदान की बात होती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आंकड़ा अगर 2400 भी होता तो कंफ्यूजन थी, 3200 है, तो 3200 ज्यादातर रिफ्रेशर बुक में आपको 3200 ही मिलेगा, चाहे वो परीक्षा वाणी हो कोई भी हो। तो हमें ऐसा लगता है कि विभाग बहुत ज्यादा एकदम क्लियर एंड स्पेसिफिक होता तभी मानता है, अदरवाइज मानता नहीं है। तो बड़ा कम चांस हमको लग रहा है कि शिफ्ट 1 में कोई नंबर बढ़ेगा, मतलब कोई गलत क्वेश्चन दिखेगा। दूसरी चीज है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के बिहाफ पे एक चीज और है कि शिफ्ट 1 नो डाउट शिफ्ट 2 के मुकाबले थोड़ा सा हमें भी टफ लगा है, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, तो थोड़ा बहुत टफ है, यानी 1-2 नंबर का बेनिफिट तो दिखेगा। अब देखो गौर से, इन बच्चों के शिफ्ट 2 वाले बच्चों के नंबर्स कितने बढ़ जाए, 3 नंबर बढ़ गए, 3+ मार्क बढ़ गए। अब क्या होगा, इनका भी नहीं बढ़ाया गया, इनका बढ़ा, ठीक, तो इनका 3 नंबर बढ़ गया, इनका लगभग उतना रहा। अब इसके बाद क्या किया था, टॉप 100 या टॉप 1000 अलग अलग परीक्षा वाले जो एजेंसी होते हैं अलग अलग मेथड अपनाते हैं, लेकिन आमतौर पे जो हमें लगा है अभी तक, मैं अनुभव अपने हिसाब से बता रहा हूँ इसको, कि अगर आप गेट वेट का एग्जाम दिए होंगे तो देखोगे एक फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन का, सेम वही फॉर्मूला एक पैटर्न मानिए, टॉप 100 स्टूडेंट इसमें से ले लीजिए, टॉप 100 इनमें ले लीजिए, दोनों का एवरेज स्कोर निकालिए कितना आ रहा है। इसके बाद में सब कुछ देने के बाद उनको, तो आप जो डिफरेंस पाएंगे दोनों में, ठीक है, जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को आप क्या करते हैं, जो कम वाला बच्चा है, कम वाला ग्रुप है, उसमें ऐड कर देते हैं, यानी उसको टॉप 100 के मार्क्स को, स्कोर को लगभग बराबर करते हैं। हालांकि इतना सिंपल नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तमाम सारी चीज़ें वेरिएंस वगैरह निकालते हैं, फिर बनाते हैं, अच्छा फॉर्मूला बना के कुछ लोग फॉलो करते हैं, इस तरीके से वो करते हैं। तो ओवरऑल में उसका फर्क नहीं पड़ेगा, जितना नंबर इनका बढ़ा है उतना ही नॉर्मलाइजेशन में ये ज़्यादा पाएंगे। क्या समझ पा रहे हैं? तो शायद जो शिफ्ट 1 है वो एक आध नंबर का लीड ले ले शिफ्ट 2 के मुकाबले, जबकि आपको लग रहा होगा नहीं यार शिफ्ट 2 में तो 3 क्वेश्चन का उनको बेनिफिट मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हम लोग को होती, क्योंकि अनजाने हैं, डर इसीलिए लगता है कि हमें पता नहीं होता, पता चलेगा तो आप उतना डरोगे नहीं। तो यही रीज़न इसका रहा है कि 3+ मार्क्स अगर इसमें बढ़ा देंगे और नॉर्मलाइजेशन में 4 के आसपास इसमें बढ़ जाएगा,
तो ओवरऑल में हम देखेंगे 3 से 4 नंबर बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो जब रिजल्ट आएगा तो आपके कट ऑफ कितने दिख जाएंगे, ये हो जाएगा 104 के आसपास, 104 यानी 103 104 के आसपास आएगा अगर हम सैंपल साइज 10% ही माने तो। अदरवाइज में अगर हम पुराना मान के चलें जो हमने कंसीडर किया था 98, तो उसके हिसाब से ये मान के चलिएगा कि आपका कट ऑफ 102 103 के बीच में लाई करेगा। अब डर तो लग रहा है नंबर देख के, लेकिन अगर नंबर के पीछे की गणित देखोगे तो लगेगा नहीं ये बात तो सामान्य है। लास्ट ईयर का जब आप देखेंगे कट ऑफ तो आपको दिखेगा 103, तो क्या 103 कट ऑफ गई थी? यस, लेकिन ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ थी, तो क्या इससे कम पे बच्चे सेलेक्ट हुए थे? यस, 96 यूआर में लाने वाला बच्चा भी क्वालिफाई हुआ है शिफ्ट 1 का, ठीक है, 95 लाने वाला बच्चा भी सिलेक्ट हुआ है शिफ्ट 1 का। ओवरऑल में ये है कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारा अंतर आता है स्कोर इन मार्क्स में। शिफ्ट 2 में भी देखोगे अभी स्कोर जो आपका है बढ़ेगा 3-4 नंबर, तो नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट 1 भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल में वो मार्क्स रही नहीं जो अभी है। और बाद के बच्चे जब तैयारी करेंगे तो देखेंगे नॉर्मलाइज कट ऑफ, ठीक है। तो यही ध्यान देना है कि कट ऑफ जो होती है अभी के रॉ के हिसाब से 100 या 98 के बीच में लाई करनी चाहिए, 100 के इर्द गिर्द ही लाई करेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। और नॉर्मलाइज होकर बात करोगे तो पिछली बार की तुलना में हो सकता है एक आध नंबर ज्यादा ही दिख जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि आपके डेटा के हिसाब से ये प्रेडिक्टेड हो गया। अब देखो क्यों ऐसा लगता है कि हमें कि पेपर इजी था तब भी मैं क्यों कम बता रहा हूं। देखो क्या कह रीजन, पहला ओवरऑल पार्टिसिपेशन वाज लोअर एज टू कंपेयर टू 23 रिड्यूसिंग द कॉम्पिटिटिव पूल, बहुत कम लोगों ने फॉर्म भरा, लगभग 1/3 से भी कम। अगली बात देखिए, केवल 2 शिफ्ट में पेपर हुए, जबकि उस बार क्या था 3 शिफ्ट था, तो नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा गेन देखने को मिल रहा था, मार्क्स ज्यादा बढ़ गए। अभी नॉर्मलाइजेशन क्योंकि 2 ही शिफ्ट है तो उतना ज्यादा इफेक्ट करेगा नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा, यानी कि लीडिंग टू टाइटर नॉर्मलाइजेशन एंड लेस स्कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। अगली बात क्या आती, एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, जेई, आरआरबी, स्टेट पीएसयूज, अगर आपको याद हो एएलपी में भी ये आरआरबी के और भी ग्रेड 1 आया था सिग्नल, तो इस तरीके ग्रेड 3 भी आया था, तो बहुत सारे एग्जाम्स एक साथ ऐसे आ गए और हायर वैकेंसी कोटा पूल्स के साथ कि ज्यादातर बच्चे जो घबराए हुए थे या टाइम उनके पास कम था वो सोच रहे थे कि एक जॉब सिक्योर करें, उन्होंने किया भी, और एटीसी को एज ए सेकेंडरी कुछ लोगों ने तो पूरा छोड़ दिया कि सर अगली वैकेंसी अगर इसी साल एक्सपेक्टेड है तो हम उस पर तैयारी कर लेंगे, अभी हमें एक जॉब सिक्योर करनी। तो बहुत टैलेंटेड बच्चे, मतलब जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, वो छोड़ करके उस एग्जाम में चले गए। इवन जिस दिन हम लोग लाइव पेपर डिस्कस कर रहे थे, आपने देखा होगा उसके अगले दिन कुछ बच्चों का पेपर भी था साइकोलॉजी का ना। आगे देखो मल्टीपल पेपर एग्जाम हो गया, आगे देखो हाई एब्सेंट रेशियोज इन द एग्जाम। अगर आपको ध्यान हो तो जिस भी सेंटर पे आप गए होंगे, शहरों की छोड़ दें, सेंट्रल शहर रीजन को छोड़ दें, अगर सेंट्रल सिटी रीजन को छोड़ दें, तो लगभग बाहरी सेंटर्स में हमें 45 से 50% का एब्सेंट रेशियो मिला कि बहुत सारे बच्चे पेपर देने ही नहीं गए। कुछ के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स उसी में क्लैश कर गए, और कुछ के ऐसे हो गए कि कोई और एग्जाम का पेपर क्लैश कर गया, और कुछ ऐसे थे कि तैयार ही नहीं थे तो गए नहीं। इतना बड़ा एब्सेंट रेशियो कभी नहीं रहा था जितना बड़ा एब्सेंट का रेशियो इस बार रहा, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस ड्यू टू इजी पेपर देखते ही ज्यादातर बच्चे उछल गए। कुछ को मैं जानता हूं पर्सनली, अपने ही बैच के भी बच्चों को उछल गए, अरे सर पेपर तो कुछ था ही नहीं, हलवा है, 117 नंबर तो कहीं गया ही नहीं सर, मैं करके आया हूं, मैं बता रहा हूं। फिर बाद में रिस्पॉन्स शीट आती है तो वो 117 नहीं, 107 भी नहीं, 97 नहीं क्रॉस कर पाए। जो गेट माई पॉइंट, यानी कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट में हम लोग ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं जिनको गलत नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक रीजन रहा कि सिलेबस मिस्टेक्स ज्यादा रहे इस बार। इजी पेपर, इजी इस बात पे आप कह देते हो कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना इजी चीज नहीं है। अंडरस्टैंडिंग आपकी कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला की, बाकी चीजों की, वो भी सबको नहीं आसान लगता, जो पढ़ा होगा उसी के लिए आसान रहेगा। तो डिस्पाइट बीइंग दीज, और स्कोर अगर देखोगे तो पिछली बार तो और ज्यादा स्कोर गए थे, अपने बैच के बच्चों के 112 तक गए थे, है ना, लेकिन इस बार अपने बैच के बच्चों के 112 नहीं गए, ऑल दो पेपर काफी इजी था। तो इसका मतलब ये है कि भले ही पेपर आसान रहा हो पर स्कोर ज्यादा नहीं हुआ है, एब्सेंट रेशियो ज्यादा रही, मल्टीपल एग्जाम्स की वजह से बच्चे भी कम अपीयर हुए या बहुत ज्यादा फोकस नहीं किए अच्छे बच्चे। सेकेंडली क्या है कि कई सारे और रीजन, जैसे बहुत कम एप्लीकेशन भी पड़ा, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका कट ऑफ कम जाना चाहिए। एक बात जिस पे लोग ज़्यादा दबाव डालते हैं कि सर पिछली बार की तुलना में इस बार सीटें कम थी, है ना, तो पिछली बार भी आप देखोगे तो 496 नहीं बुलाए गए थे, बुलाए बहुत कम गए थे, तब भी अगर देखें 100 सीट ज़्यादा थी आज के इस बार के मुकाबले। 496 नंबर का पोस्ट आया था, लेकिन चीज़ें लेकिन में आती है ना बहुत सारी चीज़ें। एनीवे इस बार 309 रहे, जिसमें जनरल के 125 ही करीब थे। तो अगर आप देखोगे तो लगेगा कि यार वैकेंसी तो बहुत कम थी, पिछली बार की तुलना में कम थी, तो क्या बढ़ना नहीं चाहिए? बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अगर आप देखो तो 2023 के मुकाबले उसके पहले अगर देखोगे, कट ऑफ देखो, 2023 के मुकाबले उसके पहले के वैकेंसीज में अगर देखोगे तो सीटें बहुत कम थी, आज से भी कम, 300 से भी कम, 200, 260, 223 ऐसे भी वैकेंसीज
आई हैं, वो कट ऑफ ज़्यादा राइज नहीं किया है। डू यू गेट माई पॉइंट? ओवरऑल हम तो अपने सैंपल की बात करेंगे, आंकड़ों की बात करेंगे जो आपने दिया था। तो ये कुल मिला के इन नटसेल सारी बात थी, और मुझे लगता है कि आपको एक बढ़िया क्वाइट क्लियरेंस मिल गया होगा। ये देखोगे आप अगर, तो वेरिएशन दिया हुआ है शिफ्ट वाइज की कौन सा शिफ्ट लगभग वो कैटेगरी कौन सा किस मार्क्स जोन के बीच में कौन सी कैटेगरी लाई कर रही है। ठीक है, वो आप देख सकते हो वहाँ स्कोर से के बीच में। यहाँ कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन है कि 19% या 20% के लमसम में यू आर, ओबीसी सबसे ज़्यादा परसेंटेज में रहे हैं, एसटी कम परसेंटेज आया है, ईडब्ल्यूएस 16% और एससी करीब जनरल के बराबर 19% के आसपास में देखने को मिल रहा है। तो क्या यही वेरिएशन है? नहीं। रीज़न ये रहता है, वही बच्चा नंबर शेयर करता है, इसको लगता है कि मेरा होने चांस है, क्या पता सर कह दें तुम्हारा हो जाएगा, सुकून मिल जाए। हमारे कहने से थोड़ी होता है, लेकिन फिर भी बच्चों को यही रहता है। तो ज़्यादातर बच्चे जो नंबर शेयर करते हैं, मार्क्स अपने शेयर करते हैं, वो 90 के अब अभी होते तभी शेयर करते हैं यूआर वाले। तो यूआर वाले 90 से ऊपर वाले ही शेयर करेंगे, बाकी शेयर नहीं करेंगे, इसलिए पूल कम हो जाता है। अदरवाइज पूल ज़्यादा रहता है, बच्चे ज़्यादा हैं बट उतने बच्चे हैं नहीं। और सेकेंडली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यूआर में कि उनको पता है कंपटीशन उनके लिए टफ रहने वाला है, कट ऑफ उनकी ज़्यादा जानी है, मल्टीपल एग्जाम्स पे बैठे होते हैं, और धीरे धीरे करके इतनी मेच्योरिटी आ जाती है कि एग्जाम देने के बाद वो आंसर की तक नहीं चेक करते, कहते हैं मुझे भरोसा है लगभग इतना आना चाहिए। लेकिन किस्मत को देखते हुए, पास्ट को देखते हुए मैं रिप्लाई नहीं करता, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सीधे देख लूंगा, देखते हैं, बात कर जाते हैं। वो नहीं करते शेयर डेटा, इसलिए भी यूआर कैटेगरी का आप देखोगे आंकड़ा आपको कम दिखेगा। पर ऐसा नहीं कि ये कम है, ये ज़्यादा होते हैं। और मैंने अपने बैचेज में हर जगह ये चीज़ ऑब्जर्व भी किया है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, तो उसमें बहुत सारे ओबीसी कैंडिडेट भी फाइट कर रहे होते हैं जो कि अपना सर्टिफिकेट ही नहीं बनवाए, तो वो यूआर ही है। टू गेट माय पॉइंट? तो यूआर में कभी भी कम नहीं होता आंकड़ा। अलग अलग लोग जब भी आपको शेयर करेंगे इस तरह से कैटेगरी वाइज पूल चार्ट, तो उसमें यूआर सबसे कम दिखेगा, लेकिन होता नहीं। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। डेंसिटी कर्व तो आपको हमने समझा ही दिया। तो ओवरऑल में दैट वाज इन नटसेल। अब एक दो क्वेश्चन आपके जो ज़्यादातर ट्रेंडिंग में हैं उसको भी देख लेते हैं, और फिर उन सब पे हालांकि दोबारा वीडियो बनाएंगे ज़रूर, जैसे थोड़ी तबीयत होगी सही। अभी हमारी तबीयत उतनी सही नहीं है कि पूरी तरीके से हम रिकवर करें हों, गले में भी ये दिक्कत है। खैर, रिजल्ट कब तक आएगा? देखो, रिजल्ट कब तक आएगा इस बात पे हमने पिछली बार बताया था, और थोड़ी सी दिक्कत की वजह से कई सारे ग्लिचेस बीच बीच में आए, तो एक महीना टल गया और बच्चे बहुत गुस्सा हो गए थे कि आपने प्रेडिक्शन गलत कर दी। तो हमारे पास दो ऑप्शन, ईदर आई कैन टेल यू गाइस कि हमें नॉलेज है, ये पता चली है बात, ये बता दूं, या फिर हम सीधे स्किप कर दें इसको बात को। तो देखो, जिन बच्चों का हृदय कमजोर है, जिनको लगता है नहीं सर मैं रिलाई नहीं करता इन सब डेटास पे, तो आपको अब यहाँ से वीडियो नहीं देखनी चाहिए। और जिनको लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा रहे, मैं उसको दिल से नहीं लगाऊंगा, तो उन लोग को एक आइडिया दे दें कि अगस्त में यानी नेक्स्ट मंथ में लगभग 25 से 30 तारीख के बीच में संभावना है, या उससे पहले ही। एग्जैक्ट डेट भी वैसे थोड़ा सा आइडिया लगाया, लेकिन फिर भी हम नहीं जाएंगे उस डेट पर। रीज़न ये है कि रिजल्ट है, रिजल्ट स्पेसिफिक नहीं होता, एग्जाम का डेट स्पेसिफिक होता है कि उसको टालने मतलब बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं भयानक तरीके से, है ना। सेंटर, एग्जाम जो करवा रही होगी एजेंसी, सब परेशान हो जाएंगे, इसलिए एग्जाम डेट नहीं कैंसिल होता, उसका प्रेडिक्शन करेक्ट जाता है। रिजल्ट डेट का प्रेडिक्शन करेक्ट इसलिए नहीं जाता, कई बार डिपार्टमेंट खुद नहीं चाहता कि आज रिलीज किया जाए, क्योंकि उसके पास भी लोड होता है, उसको भी आगे की प्रक्रिया करनी है। तो ऐसे में हो सकता है खुद ही से डिले करा दे या खुद ही पहले दे दे। ऑनलाइन एग्जाम हो तो चाहे जब दूसरे दिन आंसर रिस्पॉन्स शीट आपको दे रहे हैं तीसरे दिन, तो जाहिर सी बात है वो बाकी सारी चीज़ें भी आपको विदिन 10 डेज दे सकते हैं, और दे भी देते हैं। लेकिन यहाँ नहीं देंगे, यहाँ डिपार्टमेंट अपने हिसाब से या एजेंसी अपने हिसाब से तय करेगी। लेकिन जो हमारा अनुमान है वो यही है कि 25 से 30 अगस्त के बीच में एक बात चली है पता, और यही आपके लमसम में रहना चाहिए। संभावनाएं हैं कि इससे टल भी सकता है, थोड़ा पहले भी हो सकता है, लेकिन ये आंकड़ा हमें मिला है, इसको दिल से नहीं लगाना है ना, इस पर लड़ाई करनी है। अगली क्वेश्चन जो ज़्यादा आ रही है कि अब क्या करूं सर? देखो, पहले तो वेट मत करो रिजल्ट के लिए, 1.5 महीना बर्बाद कर दोगे क्या? जो करना था आपने कर लिया, जितनी क्षमता थी लगा ली, कॉपी कोई और चेक कर रहा है, कंप्यूटराइज्ड है सारा चीज़, वो तो होगा ही जो उसको होना है। अब आप आगे का प्लान करो, वेदर यू शुड बी स्टडिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, एटीसी या कोई और एग्जाम, जो भी आपने टारगेट कर रखा उस पर फोकस करेंगे। दैट इज कि बहुत सारे बच्चों को एटीसी ही बनना है, तो एटीसी की चांसेस पूरे हैं। हालांकि इस पर एनालिसिस हम नहीं ला पाए, इसलिए पूरी बात अभी बता नहीं पाएंगे आपको। एनालिसिस एक दिन वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सही होंगे। तो एटीसी की एग्जाम की तैयारी करते हो तो अभी से ही जुट जाओ उस पर, है ना, खुद से ही पढ़ना शुरू कर दो, टाइम क्यों वेस्ट करना। अदर एग्जाम्स में अगर आप फोकस करना चाह रहे हो कुछ पैरेलल में, तो उस पर जुड़ जाओ, उस पर फोकस करो, लेकिन पढ़ते रहना है। रिजल्ट आपके वेट करने से या बहुत घबराने से ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, जितना है उतना ही रहेगा। यू गेट माय पॉइंट? जितना होना है उतना होगी, तो होनी होगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। जब तक आपके कर्म का बल था तब तक आपने किया, तब तक आप बदल सकते थे, और आप कर चुके उसको। तो अब आगे परेशान ना हो, और ना ही बहुत ज़्यादा कॉल करने से कि सर मेरा 91 नंबर है, क्या मेरा हो जाएगा, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। मैं क्या कह दूंगा आपको? क्या एक्सपेक्ट होता है, मैं क्या कहूँगा? मुझे भी दर्द होता है कि आपसे कहूँ कि बेटा नहीं हो पाएगा, दुख होता है ना।
आपको ही पता है ना, वो जो लड़का बोलता नहीं कि दिल दिल से बुरा लगता है भाई, तो दिल से बुरा लगता है उस पर। कारण यही है कि आपको ही पता है, हमें भी पता है कि 91 नंबर मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है कि 91 नंबर यू आर कैटेगरी हो, आप देखो नहीं होगा। तो ये सब बातें आप पूछ पूछ के खाली आप परेशान करते हो, कुल मिला जुला के आप भी परेशान होते हो। इसीलिए कोशिश करना है खुद से एक रीजनेबल डेटा बनाओ, एक बार देख लिया, लग रहा है कि मैं बाउंड्री पे हूँ या संभावना है या नहीं है, एक आइडिया जो भी लग गया उसी के साथ मूव ऑन कर जाओ। रिजल्ट आएगा तो आप जान ही जाओगे। थोड़ा इसी बहाने आपको थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य धारण करने की चीज़ है, वो भी धीरे धीरे आएगी। आपके अंदर ही पेशेंस होगा, वेट करने की क्षमता विकसित होगी। नहीं तो रील का काल चल रहा है, पता लग रहा है 1 मिनट इंतजार नहीं होता, कैसे जाओगे डेट वोट पे, है ना। आगे देखो क्या है, डीवी डॉक्यूमेंट्स को लेकर बच्चे परेशान हैं। देखो अभी रिजल्ट आया नहीं, ये तो पता है नहीं कि आपका होगा है कि नहीं होगा, और आप अभी से डॉक्यूमेंट को लेकर परेशान। डॉक्यूमेंट को लेकर परेशान होना था 24 मई के पहले। अब इस बीच में कोई चीज़ उसमें ना तीर मार लोगे ना कुछ कर लोगे, तो चुपचाप बैठ जाओ। इसको लेके ना आप परेशान हो ना हमें परेशान होने दो भी, ठीक है। कई बाकी पैरामीटर्स पे देखिए। डॉक्यूमेंट्स को लेकर कब परेशान होना है, रिजल्ट के बाद। जब रिजल्ट आएगा उसके बाद 1.5 महीने आपको टाइम मिलेगा डीवी में, महीना भर तो कम से कम, तो महीना भर में मिल जाएगा, तो जो भी करना है उसी में होगा। डू गेट माय पॉइंट। इधर करने से कोई फर्क विशेष पड़ेगा नहीं आपके। इनवैलिड अगर अब है तो इनवैलिड तब भी रहेगा, इनवैलिड तब हो सकता है तो अब भी इनवैलिड है। क्योंकि अगर 24 मई से पहले आपने नहीं बनवाए तो अब बहुत ज़्यादा परेशान उस पर मत होइए, छोड़ दीजिए उसको। रिजल्ट आएगा, जरूरत पड़ेगी, जितना हमसे हो पाएगा हम गाइड भी करेंगे, आपको समझा भी देंगे क्या कैसे होता है, ज्वाइनिंग तक आपके साथ रहेंगे, उसका आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अभी फिलहाल इस चीज़ को लेकर के ना परेशान मत होइए, ठीक है। अगला है कॉमन कैडर वैकेंसी। इन सब पे वीडियोस हम अलग बनाएंगे, लेकिन बस ऐसे ही बस आपको बता दिए, क्योंकि हमारा भरोसा नहीं रहता ना तबीयत को लेके। कॉमन कैडर वैकेंसी कब आएगी, कॉमन कैडर वैकेंसी का कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, जो भी डेटा आता है बस ये रहता है कि इतना लोड है, इतना ये है, इतना ये है, सर बहुत जल्दी आने वाली है। और एक ऐसी बात की जो इरेगुलर वैकेंसी हो उस पर बहुत ज़्यादा जोर देके हम कोर्स भी नहीं स्टार्ट कर सकते। हम ये आपसे कहेंगे कि आप प्रिपेयर रहिए, अपने पास एक ओल्ड कोर्स है, अगर आपको कोर्स में इंटरेस्ट है तो कहीं और कोर्स है नहीं फुलफिल। लॉन्च बहुत लोगों ने किया था, लेकिन 15 दिन बाद पेपर हो गया था जिस दिन सब लोगों ने लॉन्च किया, तो पूरा कर ही नहीं पाए थे। मतलब ये फैक्ट की बात है कि ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स के कोर्स पूरा नहीं होंगे। अपने पूरे थे, इस बार भी आप देखोगे हमने 31 मई लास्ट डेट दिया था, 31 मई को आपका कोर्स पूरा करके हमने दे दिया आपको। जून जुलाई पूरा रिवीजन हम लोग कर रहे थे। तो कैरियर वे भी इस बात पे प्रतिबद्ध रहता है कि अपनी चीज़ें पूरा करता है हर चीज़ में। मतलब लास्ट में भी नींद छोड़ देंगे हम अगर हमें लगेगा कि हमारे बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे, भले थोड़ा बात कम कर पाएँ आपसे। तो ये चीज़ है कि कॉमन कैडर को लेकर के संभावना है, पूरी तरीके से डेटा भी उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हम उसका बैच नहीं स्टार्ट कर सकते। आप ओल्ड बैच में चाहो तो एनरोल हो लो, जिस दिन वैकेंसी आएगी हम नया बैच स्टार्ट करके अब गाइड कर देंगे, क्योंकि एक बैच को कंटिन्यू रख पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। एटीसी में लगाव होने की वजह से एटीसी हम चला भी ले आते हैं, लेकिन आप सोच के देखोगे तो आपको लगेगा यार सर कैसे चला पाते हैं यहाँ पे इतने लंबे समय तक, नहीं चला मिलता, उतना बजट ही नहीं आ पाएगा कभी। 2-4 बच्चों को पढ़ाने से 2-4 दिन का खर्चा निकलेगा ना, पूरे महीने का तो निकलेगा नहीं, लेकिन कंटिन्यू हमको करना होता। तो एटीसी एक ही बैच को ही हम कंटिन्यू कर सकते हैं साल भर, अदरवाइज नहीं। तो एटीसी पे ही हमारा फोकस रहता है, और एटीसी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ में, इसीलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि आप उसी को फोकस करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हमें लगता है सारी बातें डिस्कस हो गई। इफ देयर इज एनी अदर डाउट डू पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप हमें किसी बात से, किसी तर्क पे अगर आप असहमत होते हैं तो बहुत ही सहमति के साथ अपनी असहमति कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, बिना किसी अभद्र भाषा या कुछ भी, एक मैच्योर व्यक्ति बात से। जो भी आपको लगे कि सर नहीं इतना नहीं उतना हो सकता है, ये वो जो भी हो, एक हमारा एक्सपीरियंस है लंबे समय का, अगर आप इस पर रिलाई कर पाएँ ठीक, अदरवाइज आपको इसे इग्नोर करना देना चाहिए। और सेकेंडली अगर आपको लगता है कि सर को ये बात जाननी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कोई डाउट हो ज़रूर बताएं, लेकिन हमें लगता है मर्यादित रहें हम लोग, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक बेहतर समाज में रहते हैं, बेहतर ज़िंदगी और बेहतर जॉब की तलाश में हम लोग हैं, तो एक बेहतर व्यक्तित्व भी लेके चलना चाहिए, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, आई डू होप फॉर द बेस्ट। और आप में से ज़्यादातर लोगों ने ज़बरदस्त मार्क्स लाए हैं, और सबके सिलेक्शंस होंगे जिनमें बढ़िया लाएँ, और जिनका थोड़ा कम भी आएगा, हारना नहीं, और हारना और जीतना तो जिंदगी में लगा रहता है, और बहुत आराम से अगर आप मनोबल बना के रखें सब कुछ होता है, यही होता है, चमत्कार भी इसी दुनिया में होते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।